अरे चलो, अभी अब नौवा क्या है? शांत रस। शांत रस का विषय वैराग्य एवं स्थायी भाव निर्वेद है। देखो, शांत का विषय है वैराग्य। जहाँ लोग शांति पाने के लिए जाते हैं, जहाँ मन और हर एक चीज को शांति प्रदान हो सके, से वैराग्य। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। संसार की अनिश्चितता एवं दुख की अधिकता को देखकर हृदय में विरक्ति उत्पन्न होती है, तब वहां पर शांत रस उत्पन्न होता है। संसार की अनिश्चितता, कभी कभी अपने जीवन के कर्तव्य पथ को या संसार को देख के, उलझनों को देख के कभी कभी इंसान क्या करता है? बहुत उलझन में आ जाता है। क्यों? उसको ये सब चीजें पसंद है। एक समय ऐसा आता है कि ऐसा लगता है नहीं, ये सब छोड़कर अब मुझे क्या करना चाहिए? एकदम शांत चित्त मन से कहीं चले जाना चाहिए, शांत जगह पे। तो इस प्रकार का जब भाव उत्पन्न होता है मन में, तो वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। यहाँ कबीर दास जी का दोहा क्या लिया गया है? उदाहरण के रूप में लिया गया है। क्यों लिया गया है? देखो, चलती चाकी देखकर, चक्की जब चलती है तो दो उसमें पार्ट होते हैं, बीच में गेहूं चावल दाल जो भी है पीसने वाली चीज डाली जाती है, अनाज को डाला जाता है। और दोनों पार्टों के बीच में साबुत, मतलब कुछ भी अक्खा खड़ा बचता नहीं है, सब पिस जाता है। तो यही बोल रहे हैं कबीरदास जी की चलती चक्की देखकर कबीरदास जी रो दिए कि दो पाटों के बीच में क्या होता है? कुछ भी बचता नहीं है, सब कुछ पिस जाता है। इसी प्रकार से हम संसार में क्या करते हैं? भव सागर में हमेशा मोह माया में फंसे हुए होते हैं और कुछ भी मिलता नहीं है। इंसान आता है, कर्म करता है और चला जाता है। इसलिए कभी कभी हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन कीर्तन या भगवान में ध्यान, आत्मा लीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भवसागर से पार करने वाले होते हैं। 10वां, वात्सल्य रस। नौ रसों के अलावा भी 10वें रस वात्सल्य की कल्पना की गई है, जहाँ शिशु के प्रति प्रेम, स्नेह, दुलार आदि की प्रमुखता से वर्णन किया गया है। वहाँ वात्सल्य रस होता है। नौ रसों के अलावा वात्सल्य रस, नौ रसों के अलावा भी 10वें रस वात्सल्य रस की कल्पना की गई है, जहाँ शिशु के प्रति प्रेम, स्नेह, दुलार, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि माँ की जो ममता होती है उसको वात्सल्य, वात्सल्य माने बच्चा, छोटा बच्चे के प्रति प्रेम और स्नेह जताना। यहाँ क्या होता है? जब अपने मन के अंदर स्नेह दुलार की भावना उत्पन्न होती है, तो वहाँ वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी। यहाँ श्री कृष्ण के बारे में बताया गया बताया गया है। क्या बताया है? कवि ने क्या कहा है? धूरी भरे अति शोभित श्याम, जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी। यहाँ श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप का, बचपन के रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि भगवान जब खेल रहे हैं तो धूल उनके शरीर पर जो लिपट जा रहा है, धूरी भरे,
धूल से भरे हुए हैं, फिर भी बड़े सुंदर लग रहे हैं, और वैसे ही उनके सिर पर सुंदर सी चोटी भी बंधी हुई है। ये हो गया आपका वात्सल्य रस। अब हमने आज क्या देखा? हमने 8-10 प्रकार के रस देखे, 10 के स्थायी भाव देखे, और उसमें क्या क्या उदाहरण है यह भी देखा। समझा सबको अच्छे तरीके से ना? यस मैम। हाँ, अब अपना पल्लवन लेसन थोड़ा सा बाकी है, उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट कर देंगे आज। ठीक है? यस मैम। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, भगवान, संश्लेषण तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तृत करना होता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। तन्वी, सर जी, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी किया जाता है? देखो, भावों का विस्तार और एक एक विषय वस्तु का चिंतन करना यानी विचार करना। अध्यापक, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। भावों का विस्तार किस प्रकार होगा? भाव विस्तृत तभी होंगे जबकि अपने अंदर कल्पना की भावना होगी, विचारों की भावना होगी। जब हम किसी चीज पर विचार ही नहीं कर पाएंगे तो फिर वो विस्तृत कैसे होगा? संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उनमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उनका सामान्य अर्थ समझ में नहीं आता। कभी कभी कोई कोई साहित्य ऐसा लिखा होता है कि हम क्या करते हैं, एक निगाह डालते ही हमें समझ में आ जाता है कि इसकी विषय वस्तु यही है और यह हमें ऐसे समझना है। लेकिन कोई कोई सब पाठ ऐसा होता है जिसको हम एक सरसरी निगाह से नहीं पढ़ सकते। उसको पढ़ने के लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी वो क्या होता है, तभी वो समझ में आता है। ज्यो ज्यो उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, त्यों तो हम उसके मर्म स्पर्शी भावों को समझते हैं। देखो, यहाँ लिखा गया है कि काव्य हो या वाक्य हो, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, जो जो गोता लगाना यानी जिस प्रकार हम नदी में गोता लगाते, गोता लगाना यानी डुबकी लगाना, डुबकी लगाते हैं, उस तरह से हमें उसकी गहराई का पता चलता है कि यहाँ नदी का पानी इतना गहरा है। तो उसी प्रकार से साहित्य में या काव्य में हम जिस प्रकार से अच्छे से पढ़ते चले जाते हैं, विचार करते हैं, तब हमें उसमें लिखे हुए भावों को समझने में आसानी हो जाती है। अर्थात छोटे छोटे वाक्य या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। छोटे विचार को क्या करना, बहुत विस्तृत करना। और छोटे विचार विस्तृत कैसे होते हैं? अपने भावों के द्वारा होते हैं। और भाव कैसे आते हैं? अपनी कल्पना के द्वारा आते हैं। तो इसी प्रकार से वह विस्तृत हो जाते हैं। और उसी विस्तारण को क्या कहते हैं? पल्लवन कहते हैं। रोशन, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं हैं। इस संदर्भ में जानकारी दीजिए ना सर। देखो, अब विद्यार्थी क्या पूछ रहा है, हमें पल्लवन की क्या आवश्यकता? जैसे आपने बताया कि यह सब साहित्यकारों का कार्य है। साहित्यकार क्या करते हैं, छोटी से छोटे शब्द को भी बड़ा बड़ा विस्तृत करके उस शब्दों के अनेक बातें हमें बता देते हैं। तो हमको क्या जरूरत है, हम तो साहित्यकार नहीं है।
रोशन, अध्यापक, रोशन तुम अच्छे अच्छे प्रश्न करते हो, यह जिज्ञासा सराहनीय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जी सर, हमें इस विषय की भी जानकारी चाहिए। वर्तमान युग विज्ञान का युग है, आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं, हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते, तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। परंतु बच्चों, केवल विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता, अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। पल्लवन व्यक्तिगत निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। देखो, सब कहते हैं ना कि क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए कि इंसान का, बालक का, अगर कोई बालक, सपोज आप छोटा सा एक उदाहरण लो कि अगर कोई बच्चा है, अगर वह किसी चीज से क्या हो रहा है, पढ़ना जानता है लेकिन लिखना नहीं जानता, अगर वो पढ़ना जानता है लिखना नहीं जानता है, तो फिर उसके पढ़ाई का कुछ महत्व होगा नहीं होगा। एक बच्चे के, एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसका पूरा पूरा विकास होना चाहिए। जब पूरी तरह से उसका विकास होगा तब क्या होगा, तभी वह एक संपूर्ण बच्चा कहलाएगा। तो पल्लवन का भी यही अर्थ होता है, यही चीज बताया है यहाँ अध्यापक ने कि आज विज्ञान का युग है, बहुत युग विस्तृत हो चुका है, विकास हो चुका है हर एक चीजों में। तो अगर हम अपने मौलिक विचारों को अच्छी तरह से समझकर और नहीं समझ पाते तो उसमें पल्लवन हमारी सहायता। सपोज आप एक छोटा उदाहरण लो कि अगर कोई कोई शब्द ऐसा है जहां हमें समझाने वाला कोई नहीं है, उस चीज का अर्थ बताने वाला कोई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं, नेट पे सर्च करते हैं, उस चीज को हम देखते हैं। पहले लोग क्या करते थे, किताबों में पढ़ते थे, 10 पन्ने पलटते थे। आज का युग कैसा हो गया, जैसे कि टीचर ने, अध्यापक ने यहाँ बताया है, वैज्ञानिक युग है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फिर उसका हम एक एक चीज का, एक एक विषय वस्तु की जानकारी हासिल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उस शब्द का अर्थ हमें जानना जरूरी है। तब हमें क्या होता है, उस शब्द के अनेकों तरह की चीजें, अनेकों तरह की जानकारियां हमें पता चल जाती हैं। और जब पता चल जाती हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम उस विचार और भावों को क्या करते हैं, विस्तृत, हमारे विचार और भाव विस्तृत होते। जैसे हमने कल रस पढ़ा, तो रस हमें क्या लग रहा था, अरे रस एक है, तो उसमें क्या होगा, कैसा होगा, कैसे टीचर पढ़ाएगी। जब हमने उसके 10 प्रकार देखे, 10 प्रकार के उदाहरण देखे और यह देखा कि वह चीज क्या होती है, अपने अंदर के भावों से ही आती है। तो क्या होता है, जब वो अंदर के भावों से आती है तो इसी को हम रस कहते हैं। तो ये क्या हुआ, छोटा सा चीज हमारे लिए क्या हो गया, बहुत विस्तृत रूप से हमने इसकी जानकारी ली। तो ये क्या हुआ, यह हुआ हमारा पल्लवन। समझा इतना सबको? यस मैम। सिर्फ समीक्षा आंसर करती है यस मैम। अब देखो, यस मैम। हाँ ओके शिवम। तन्वी फिर कैसे पूछ रही है, वह कैसे, अब गौर से सुनो। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, देखो अभी मैंने उदाहरण आपको बताया था, यहाँ फिर से क्या कर रहे हैं, यह लिखकर भी यहाँ अध्यापक भी वही आंसर कर रहे हैं। अब गौर से सुनो, शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है। हमारे कैरियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखो, आप लोगों के स्कूल में, कॉलेज में, हमारे स्कूल में देखो कंपटीशन होते हैं, उसमें डिबेट कंपटीशन भी होता है। डिबेट में हम क्या करते हैं, कोई एक टॉपिक मिलता है आपको, तो आप क्या करते हो, उस पर डिस्कशन करते हो। अगर उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं होगा, अगर आप जानोगे ही नहीं यह विषय वस्तु क्या है, इस पे हमें किस तरह वार्तालाप, किस तरह हम संवाद करेंगे, तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इसमें हमें क्या है, इसमें हमें पल्लवन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि उस एक विषय वस्तु के बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी चाहिए ही चाहिए। उसकी अच्छाइयाँ क्या, उसके लाभ क्या, उसकी हानि क्या है,
उसको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो यही यहाँ भी एक शिक्षक ने बताया है। क्या बताया? बौद्धिक विकास भी, शारीरिक विकास तो होता है लेकिन बौद्धिक विकास भी उसके साथ साथ जरूरी होता है। केवल शिक्षा साहित्य में पल्लवन का महत्व नहीं कि साहित्य में हो गया कवि और लेखकों को ही पल्लवन का महत्व है, नहीं, बल्कि पत्रकार के लिए वक्ता जो बोलने वाला होता है, नेता, प्रोफेसर, नेता होते हैं, बड़े बड़े स्पीच कहाँ से लिखते हैं, एक किसी टॉपिक को लेकर वो इतने बड़े बड़े स्पीच लिखते हैं, हम उब जाते हैं सुनते सुनते। तो ये क्या होता है, उनको इस चीज की जानकारी लेनी पड़ती है, जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है। तो यह सारी विषय वस्तु जो है इसमें भी पल्लवन बड़ा उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि एक चीज के लिए हमें जब तक अच्छी से अच्छी, अधिक से अधिक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम उस चीज के लिए अनभिज्ञ कहलाते हैं। अब देखो मितवा क्या पूछ रही है, सर जी कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषताएं क्या हैं। देखो अब उसकी विशेषता पूछ रही है। यहाँ हम क्या किए, पल्लवन की जानकारी लिए, अधिक से अधिक जानकारी कितनी होती है यह हमने देखा, और किस किस विषय वस्तु में पल्लवन की जरूरत पड़ सकती है। अब एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि इसकी विशेषता क्या है। आखिर हम पल्लवन की इकट्ठा एकत्रित करते हैं, एक ही विषय वस्तु के बारे में इतनी जानकारी एकत्रित करते हैं, तो उस जानकारी की विशेषता क्या है, उसमें विशेष बात क्या है। अध्यापक बताता हूँ, इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए मैं पल्लवन की विशेषताएं बोर्ड पर लिखता हूँ। पल्लवन की विशेषताएं: कल्पनाशीलता, मौलिकता, सर्जनात्मकता, प्रवाहमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता, क्रमबद्धता। ये सब अगर भाषा में ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। कोई भी रचना, कोई भी साहित्य, कोई भी, अगर विषय वस्तु एक लय से, और सबसे ज्यादा इसकी जरूरत किसमें होती है, भाषा में होती है। भाषा में अगर आपकी कल्पनाशीलता नहीं है, मौलिकता नहीं है, सर्जनात्मकता मतलब उसमें अच्छी अच्छी बातें नहीं लिखी हुई हैं, प्रवाहमयता मतलब अपने अंदर उत्सुकता न जागे उसको पढ़ने के लिए, उसकी भाषा शैली अगर सरल और अच्छी ना हो, शब्द चयन, शब्द भी बड़े सुंदर होने चाहिए, सहजता से हमें क्या होने चाहिए, स्पष्ट हो जाने चाहिए। ये सब चीजें जब पल्लवन में होती है, और यही सारी चीजें पल्लवन की क्या होती है, विशेषता होती है। साहित्य में अगर सब कुछ कोई पाठ हम पढ़ रहे हैं, अगर इसमें ये सब चीजें ना हो तो क्या होता है, ये सारी चीजें फिर हमें ऐसा लगता है छोड़ो ये तो लेसन ही बोर हो रहा है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। फिर वो हमें, हमारे अंदर कैसा होते, रुचि प्रकट नहीं हो पाती। सबसे ज्यादा रुचि प्रकट करने के लिए, रोचकता प्रकट करने के लिए, हमारे अध्ययन के लिए ये सारी विशेषताएं होनी ही चाहिए। अध्यापक लड़की, सर जी क्या पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली होती है? हाँ अध्यापक, हाँ लिखने की निम्न शैलियां प्रचलित हैं। फर्स्ट वन, इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध, रोचकता पूर्ण एवं उत्सुकता भरे भाव लिखने चाहिए। देखो अब क्या करना चाहिए, भाषा शैली भी प्रचलित है पल्लवन के लिए। इस विषय में सबसे पहले लिखते समय क्या करना चाहिए, इधर उधर की बातें मत लिखो। जिस विषय वस्तु की हम का चयन किए हैं उस विषय वस्तु के बारे में बहुत अधिक विस्तृत जानकारी लिखो, चाहे वो भावनात्मकता हो, मौलिकता हो, सृजनात्मकता हो, कुछ भी हो। उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसी विषय वस्तु, इधर उधर की बातों को मत घुसाओ उसमें, नहीं तो उसमें कोई फिर रुचिपूर्ण बात, रोचकता कम हो जाती है। तो श्रृंखलाबद्ध मतलब एक चेन होना चाहिए, आप बोलते हो ना एक चेन के रूप में चलते रहता है, ये उसको वो उसको उसको, तो उसी तरह एक श्रृंखलाबद्ध, रोचकता पूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य क्यों लिखने चाहिए, क्योंकि पाठक के मन में और श्रोता के मन में
यह उत्सुकता हमेशा एक कवि, एक लेखक की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह अपने लेख को जब लिखता है तो वह क्या करता है, इस तरह से प्रवाहमय और एकदम भावों से भरा हुआ क्यों होता है, लिखते हैं क्योंकि इंसान के अंदर उत्सुकता जागे। जब तक अपने मन के अंदर कोई भी लेसन, कोई भी पाठ पढ़ते हो जब आप, तो उसमें अगर उत्सुकता नहीं होती कि अरे आगे भी पढ़ना चाहिए, तो क्या होता है, तब मन बोर नहीं होता है, मन क्या होता है, आगे उत्सुक होता है कि हमें नहीं, आगे 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 क्या हुआ होगा। इस तरह पढ़ते हुए साहित्य क्या होता है, वो बड़ा अच्छा होता है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए, मध्य 10-12 विषय वाक्यों में विषय प्रतिपादित करें और अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार प्रस्तुत करें। उपसंहार मतलब जानते हो, निष्कर्ष। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से वो फिर गड़बड़ हो जाता है काम। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, कुछ कवियों की विशेषता देखो, सबके लिखने की और सबकी विशेषता अलग अलग होती है, तो यही बताए हैं यहाँ अध्यापक की। कोई कोई कवि क्या करते हैं, 2-4 लाइन में शुरुआत करेंगे, 3-4 लाइन में विषय वस्तु बता देंगे और उसके नीचे क्या करेंगे, उसका उपसंहार बता देंगे, मतलब निष्कर्ष बता देंगे कि ये सारे चीजों का सार क्या था। तो ऐसा नहीं होता, पल्लवन यानी बहुत विस्तृत जानकारी देना होता है। रोशन, सर क्या पल्लवन की प्रतिक्रिया भी अलग होती है, इस संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी दीजिए ना। कैसे पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रतिक्रिया क्रिया पर भी हमारी चर्चा हुई है। फिर से थोड़ा स्पष्ट करता हूँ, विषय को भली भांति पढ़ना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः सोचना, विश्व की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने हेतु तर्क संगत विचार करना, उसके बाद तर्क संगत सम्मत विचारों को संबोधित संयोजित करना और असंगत विचारों को हटाकर अनुच्छेद तैयार करना। देखो कितना कठिन काम है, एक विषय को सरलता से आपको बता रही हूँ। ये सबसे पहले चीज, किसी एक टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ना, फिर उसकी विषय वस्तु के बारे में जानना, फिर उसके में जानकारी इकट्ठी करना, फिर ये भी सोचना कि सामने वाला उसके प्रति अगर कोई आलोचना करेगा तो हम उसका किस प्रकार से उसके प्रश्न को आंसर कर सकते हैं। और जो तार्किक कुशलता, तर्क डिबेट जो होता है आपका, तर्क से ही आप डिबेट करते हो, तो जो आलोचना में प्रश्न और उत्तर समझे जाते हैं, बताए जाते हैं, उसमें से अनावश्यक प्रश्नों और उत्तरों को हटाना और जो आवश्यक है उसको एक अनुच्छेद तैयार करना, मतलब एक पूरा अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज अच्छा सा तैयार करना, यह सब होता है पल्लवन। इतना आसान भी नहीं होता ये सारी चीजें, इसके ऊपर फिर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना और अंत में लिखित रूप से पुनः ध्यान देकर पढ़ना और एक बार विद्यार्थियों को पल्लवित किए जा रहे कथन को परोपकथन भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में कहना चाहिए। उत्तम तथा मध्यम पुरुष का प्रयोग पल्लवन में नहीं होता है, देखना देखा, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के बारे में बताया जाता है इसलिए। रोशन, सर जी आप तो हमें पल्लवन हमें पल्लवन सिखा सकते हैं, आप हमें पंक्तियां दीजिए, हम पल्लवन तैयार करेंगे। अध्यापक, रोशन इतनी जल्दी मत करो, पहले उदाहरण के लिए आपको 1-2 पल्लवन बनाकर देता हूँ, ठीक है ना, एक साथ ही सर जी। अध्यापक, एक एक करके आपको कविता, दोहे, चौपाई भी याद है, उसे कहिए, मैं उनका पल्लवन करके तैयार करके देता हूँ कुछ क्षणों के पश्चात। क्या हुआ, नहीं सूझ रहा है, चलिए पहला उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे निम्न पंक्ति का पल्लवन कहते हैं, न रहो न निराश करो मन को। ये एक कविता है, मैथिली शरण गुप्त की है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, पल्लवन। अभी देखो यहाँ क्या बताते हैं, एक ही छोटा सा वाक्य है, अब उसका इतना बड़ा अर्थ हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं फैलाना, पल्लवन करना। यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान बुद्धिमान प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि और अपने कौशल पर इस संसार को महान से महान कार्य करके साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा है। उन सबके पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था।
क्योंकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है। अतः हमें अपने जीवन में किससे कभी निराश नहीं होना चाहिए। देखो, किसी भी चीज को बताते समय पहले उसकी विषय वस्तु बतानी चाहिए। जबकि नर हो न निराश करो मन को, इस वक्त इस लाइन का अर्थ सिर्फ इतना ही है। नर यानी इंसान, हो न ही होना चाहिए निराश मन को। मनुष्य को न निराश होना चाहिए, ना ही अपने मन को निराश होने देना चाहिए। सिर्फ इतना ही अर्थ हुआ। लेकिन पल्लवन में जैसे कि हम लोग आपको क्या करते हैं, एक एक लाइन का एक तरीके से अर्थ बताते हैं। जब एक तरीके से अर्थ बताते हैं तब आपको पूरा अच्छी तरह सरलता और सहजता से स्पष्ट हो जाता है। तो वही वो समझा रहे हैं कि किस प्रकार निराश नहीं। देखो, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर ऐसे आप कैसे बोल रहे हो, नर हो न मतलब मनुष्य किस बात पे निराश होगा, कैसे निराश होगा, या फिर वो अपने मन को कैसे निराश नहीं होने देगा, इस बारे में भी हमें कुछ बताइए। तो यही है, यही चीज ये बता रहे हैं, इसी को पल्लवन कहा जाता है। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, अतः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब देखो, यहाँ उसका अर्थ हो गया। पहले मनुष्य की जानकारी, मनुष्य क्या है, कैसा है, क्या कार्य कर सकता है, या क्या कार्य किया, या कितना विकास किया है। उसके बाद यह कविता का अर्थ, एक पंक्ति का अर्थ है। निराश नहीं होना चाहिए, यह तो मनुष्य का जीवन है। यहाँ उसके जीवन में सुख और दुख भी है, लाभ हानि भी है, सफलता असफलता भी है। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग कैसे बना पाएगा। इसके मन की यही संकल्प विकल्पमयी साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। कर्म के लिए प्रेरित हमारा मन ही हमें करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन ही हार गया तो फिर इंसान किसी काम का रह नहीं जाता है। देखो गीत जी सर, हमें समझ में आ गया सर। मैं एक सुक्ति बताता हूँ, आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे। अविवेक आपदाओं का घर है। देखो, अविवेक आपदाओं का घर है। अविवेक, विवेक माने अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच। अविवेक का यहाँ देखो बताया है, आपदा यानी कोई विपदा आना। पल्लवन, विवेक बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। मानव जब कोई निर्णय ले लेता है तो उसे असदकरण बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। विवेक यानी हमारी बुद्धि, जो हम तार्किक कुशलता कहते हैं। तो अच्छी भी सोचती है और बुरा भी सोचता है। हम सोच विचार कर कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करें। जो कुछ कहें उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहें, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अविवेकी पूर्ण मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन में स्वयं को आपत्तियों से क्या करता है, भरता है। अविवेकी अबुद्धि वाले इंसान कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या करते हैं, तो उनके बातों का कभी कोई ध्यान भी नहीं देता। लोग बोलते हैं अरे चलो छोड़ो, इनकी बातों को ध्यान मत दो। और उसी के विपरीत अगर विवेकशील बुद्धि चातुर्य इंसान है, वाकपटु है, तो वो अगर अच्छी अच्छी बातें बताता है, लोग थोड़ा अपने से समय निकाल कर भी उसकी बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। अब यहाँ सिर्फ एक एक लाइन बताया गया है और वो पल्लवन बताया गया। तन्वी सर, मैं भी आपको एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। सेवा परमो धर्म है। इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं। इसमें इन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सदफलदायिनी सेवा करे सो मेवा पाए। अतः सेवा धर्म अपनाएं। सेवा करने के लिए क्या जरूरत है,
जितना पैसा खर्च करके इतने दूर दूर लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, वहां उनका समय भी लगता है और फिर फल की प्राप्ति कब होगी यह पता नहीं। तो इससे अच्छा है कि अपने घर से ही दूसरों की सहायता और मदद कर दें, वह तीर्थ यात्रा से भी बढ़कर माना जाता है। अध्यापक, मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है और अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब आप यह बात समझ गए हैं कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियां, उसी प्रकार भाषा में पल्लवन का महत्व होता है। देखा, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि एक पेड़, पेड़ तने से बीज से उत्पन्न होता है, एक छोटी सी चीज से इतना बड़ा पेड़ होता है और पेड़ से उसकी हजारों लाखों पत्तियां, फल, फूल होते हैं। तो एक छोटी सी चीज से क्या होता है, इतना सब कुछ फैलता है। तो यही भाषा में महत्व, एक छोटे से शब्द से बहुत बड़े बड़े चीज बनते हैं, बहुत बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं। अपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण के दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण भक्त विचारधारा के संत कबीरदास को आप भूल गए। मैंने उनके दोहे में एक पल्लवन तैयार करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी जी सर, कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद मिलेगा। अध्यापक, सुनिए। जो तो को काटा बुए ताकि बोई तो फूल। आपका 12th का जो स्टैंडर्ड चेंज हो गया ना, अभी 12th के पहले वाले बुक में जो पुराना वाला किताब था उसमें, टेक्स्ट बुक में यह दिया हुआ था कबीरदास जी के दोहे में, यह कि जो तुमको कांटा बोता है, जो तुम्हारे राहों में बुराइयां फैलाता है, संकट पैदा करता है, तुम उसके राह में भी फूल बरसाओ, अच्छे अच्छे कार्य करो। संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं। देखो, साधारण व्यक्ति, अगर आपका बुराई कोई कर रहा है, आपको एक तमाचा मारेगा तो आप क्या करोगे, उसको सहोगे नहीं। अहित करने वाले का हित सोचना, काटे बिछने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वालों को क्षमा करना एक महानिक विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी होती है। सबके प्रति पीड़ा की भावना, सबके प्रति मैत्री भाव ही साधना है। प्रकृति भी यही शिक्षा प्रदान करती है। प्रकृति के जितने भी उदाहरण देखोगे आप, हमेशा क्या होता है, हमेशा वह देने का कार्य करते हैं, लेने का कार्य। जितने भी प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं वह लेने का कार्य नहीं करते हैं। तो ये हमें सीख देते हैं कि इंसानों को किस तरह रहना चाहिए। हित में कांटे बिछाने वालों के लिए फूल बिछाना, मारने वालों को क्षमा करना एक महान विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी होती है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष ही देखिए, पत्थर मारे जाने को वृक्ष फल देता है, निड़ीपन करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देती है, पत्थर का घिसा जाने पर चंदन सुगंध शीतलता देता है, शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तित करने, उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम स्थायी उपचार है। हम उत्पीड़क को क्षमा करें, जो हमारा अपकार करता है उसका भला करें, जो मार्ग में निष्कंटक बनाए उसे फूल बिछा दें। फूल बिछाने वाले को सदैव लाभ में रहता है, कांटा बिछाने वाला स्वयं भी अपने आप में उलझकर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है। अतः हम आप अपकारी के साथ उपकार करें। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यह करना चाहिए कि हर समय हमें दूसरों की बुराई की बातों को अच्छाई से उत्तर देना चाहिए। उनके साथ हम बुरे क्यों बने, वो तो उलझे हुए हैं, हमको भी उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों में उलझना नहीं चाहिए। रोशन, सर जी पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। लड़की, हाँ हाँ, आज तक पल्लवन से ही डर लगता था, पर आज तो सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते हैं। गीत, जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय पर सविस्तार पुनरावर्तन कर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपसे दूर किया। शीतल, जी सर, मैं पूर्ण प्रश्न पत्र को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। यह आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया है। अध्यापक, मुझे भी खुशी हुई कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। चलो, आज बहुत जानकारी मिली है। आपको साहित्य की ऐसी ही रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। अब हम अपनी इस चर्चा को क्या करते हैं, विराम देते हैं। विराम देना यानी बंद करते हैं। पल्लवन के बिंदु देखो क्या क्या होते हैं।
पल्लवन में सुक्ति उक्ति पंक्ति का काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए, मतलब विषय वस्तु से ही संबंधित विस्तारित होना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें। क्लिष्ट यानी जो समझ में ना आए, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पल्लवन करते समय अर्थों भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। पल्लवन में भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कहीं भी कुछ भी शुरू कर दो, नहीं। वाक्य छोटे छोटे हों और अर्थ स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और मौलिक अनिवार्य होता है इसमें। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। समझा पल्लवन क्या होता है? यस मैम। एक कोई बच्चा तो गया, कौन है?